नमस्कार, मेरा नाम संतोष चौधरी और अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे कि वक्फ कानून जब लागू हुआ उसके बाद जिस तरीके से सियासत हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय एक शब्द बेहद चर्चित है, वो है पसमानदा मुसलमान। क्या आप जानते हैं कि पसमानदा मुसलमानों की देश भर में आबादी कितनी है? सबसे ज़्यादा जो आबादी है अगर मुसलमानों की बात करें तो पसमानदा समाज की है, लेकिन वही जब बात हक की आती है, अधिकार की आती है, तो वो कहा जा सकता है कि बहुत पीछे नजर आते हैं। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार पसमानदा मुस्लिम समाजों की बात कर रहे हैं, उनके हक अधिकारों की बात कर रहे हैं। लेकिन जो ये नया वक्फ कानून आया है, इसमें पसमानदा समाज की कितनी भागीदारी होने वाली है, कितना उन्हें लाभ मिलने वाला है, ये आप इस रिपोर्ट को देखिए। क्या मुसलमानों में पसमानदा बनाम अशराफ जैसी कोई लड़ाई अब भी है? अशराफ बनाम पसमानदा, क्या छिपा है इसमें कोई एजेंडा? पसमानदा मुसलमानों का हक, इतिहास में छिपा है सबक। यूं तो इस्लाम में सबको बराबर कहा गया है, लेकिन जब बात भारतीय मुसलमानों की आती है तो इस समुदाय में ऊंच नीच और जातिवाद एक सामाजिक सच्चाई के तौर पर उभर के सामने आती है। आप खुद सोचिए, जिस भारत के मुसलमानों में सबसे ज्यादा आबादी पसमानदा मुसलमानों की हो और उन्हीं की हालत बद से बदतर होगी, तो ऐसे सवालों का उठना लाजमी होगा या नहीं? दरअसल भारतीय समाज की तरह ही भारत के मुसलमान भी कई तरह से बटे हुए हैं। इनमें भी सैकड़ों जातियां हैं और इनके भी अलग अलग आधार हैं, जबकि धार्मिक तौर पर सब बराबर हैं। अब इनके अंदर के जातिवाद को समझने के लिए सबसे पहले आपको इनके तबके से वाकिफ होना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला है अशराफ। ये वो मुसलमान हैं जिनका संबंध मौजूदा समय के हिसाब से विदेश से होता है। इनमें 4 प्रमुख जातियां होती हैं: सैयद, शेख, पठान और मुगल। सैयद जिनका संबंध पैगंबर मोहम्मद के परिवार से माना जाता है, यानी एक तरह से ये उनके वंशज हैं। दूसरे हैं शेखजादे, जिनका संबंध अरब ही के कुरैश कबीले से है। वहीं पठानों का ताल्लुक अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्र से माना जाता है। इसके अलावा चौथे हैं मुगल, जो मुगल बादशाह बाबर से संबंधित हैं और उनके साथ भारत आए थे। अब दूसरा है अजलाफ, जिसमें दर्जी, धोबी, धुनिया, गद्दी, फाकिर, बढ़ई, लुहार, हजाम यानी नाई, जुलाहा, कबाड़िया, कुम्हार, कंजरा, मिरासी, मनिहार समाज के लोग आते हैं। तीसरा है अरजाल, जिसमें वे दलित हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, जैसे कि हलालखोर, भंगी, हसनती, लाल, बेगी, मेहतर, नट, गधेरी आदि। ये सभी मुख्य मुस्लिम समाज की वो जातियां हैं जो हमारे सामने आती तो हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में अब इनका नाम भी बदल चुका है, पर इनकी सच्चाई नहीं बदली है। इनमें अशराफ श्रेणी अपने आप को सबसे ऊपर मानती है, जबकि इस्लाम में जाति के नाम पर ऊंच नीच की चर्चा कहीं भी नहीं की गई है। यानी ये साफ होता है कि अशराफ और पसमानदा जैसे मुसलमानों के बीच की जो खाई है वो यही जमीन पर समाज को बांटने के लिए खोदी गई, और इसी का नतीजा है कि आज के वक्त में भी पसमानदा मुसलमान विकास में कहीं ज्यादा पीछे हैं। अब इसे अच्छे से समझने से पहले आपको अशराफ और पसमानदा मुसलमानों के बीच का अंतर समझना पड़ेगा। इनके बीच की खाई क्यों है, इसका आधार जानना पड़ेगा। अशराफ यानी शासक वर्गीय उच्च वर्ग माना गया है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। वहीं पसमानदा मुस्लिम, धर्मावलंबी, आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज के लोगों को कहा गया। यानी मुसलमानों का बंटवारा अलग अलग वर्गों में करके जातिवाद किया गया, और इस जातिवाद पर सवाल इतिहास में भी था जो अब भी बरकरार है। अगर अशराफ और पसमानदा के बीच खुदी खाई के तह में जाएंगे तो ये सीधा आपको अरब देशों की तरफ ले जाता है, जहां सबसे ज्यादा जातिवाद या नस्लवाद पाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, अरब में एक देश है जॉर्डन। उसका पूरा नाम है हाशमी गृह राज्य, जो कि जाति आधारित नाम है, क्योंकि हाशमी सैयद लोगों की टाइटल होते हैं। वहीं इस वक्त सऊदी का जो राज परिवार है, कहा यह भी जाता है कि वो बद्दू है। इसकी कहानी भी समझिए। अरब में 2 तरह के ट्राइब होते थे, एक सेलुलर, दूसरा बद्दू। सेलुलर एक तरह से जो शहरी या स्थायी थे, बद्दू उनको कहते हैं जो घूमते फिरते रहते हैं। सेलुलर अपने आप को ऊंचा समझता है, बद्दू को नीच समझा जाता है। कहा जाता है इसीलिए अरब का शाही परिवार, जिसको
कई सालों से राज परिवार होने के बाद भी अरब के मुस्लिम समाज में इज्जत हासिल नहीं हो पाई जो ईरान के सैयदों को हासिल है। ये ऐसे तथ्य हैं जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि अरब में पहले से ही जातिवाद रहा है। लिहाजा जब भारत में विदेशों से मुसलमान आए तो ये और ज्यादा हो गया। इसीलिए अशराफ अपने आप को विदेशी मुसलमानों से जोड़कर भारतीय मुसलमान यानी पसमानदा मुसलमानों से भेदभाव करते हुए उन्हें नीच बताता है। ये मुस्लिम लॉ बोर्ड के ऑफिशियल पब्लिकेशन में भी लिखा हुआ है। अशराफ और पसमानदा मुसलमानों के बीच की खाई क्या है? अभी तक शायद आपके दिमाग में भी इसकी एक रूपरेखा थोड़ी ही बहुत सही लेकिन तैयार हो गई होगी। नहीं हुई तो आगे चलते हैं इसके इतिहास पर। वहां इनके बीच खाई कैसे बनी इसके प्रमाण दिए गए हैं। इस्लामी इतिहास पर नजर डालेंगे तो पता चलता है कि पहले खलीफा का चयन नस्ली आधार पर होता है, यानी कि खलीफा कुरैश जनजाति का होना चाहिए। कुछ एक दो अपवादों को छोड़कर आज भी इस्लामी दुनिया में कुरैश को ही राजनीतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व प्राप्त होता रहा है। इस्लाम के अन्य आधिकारिक स्रोतों, हदीस और इस्लामी फीक में खलीफा के चयन से लेकर शादी तक में जातिवाद के आधार पर भेदभाव को मान्यता दी गई। भारत में प्रचलित इस्लामी शरिया कानून में शादी के लिए कुफू नामक सिद्धांत है जिसने जाति, नस्ल, धन, पेशा और क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव को वैधता प्रदान किया है। ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफत में इतिहास या वर्तमान में कोई आवाज नहीं उठाई गई। कई बार इसके खिलाफ संगठन बने, आंदोलन हुए, लेकिन सियासत ने इन आंदोलनों को दबा दिया, जिसको अब मोदी सरकार सुधारने में लगी है। साल 2022 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मुस्लिम समाज के वंचित तबके देशज पासमानदा के लिए काम करने का निर्देश दिया था। तब से इस पर बहस और तेज हुई है। कारण है विपक्ष को अपना वोट बैंक छिनता हुआ दिख रहा है और पसमानदा मुसलमानों के लिए विकास का नया द्वार खुल रहा है। इस बात को 2022 में ही पसमानदा समाज के लिए बने संगठनों का समर्थन भी मिल चुका है, लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आया। तब ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा समाज के तत्कालीन अध्यक्ष ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया था। आप खुद सुनिए। देखिए, जो है हमारे जो मुस्लिम लीडर थे या हमारे मुस्लिम रहनुमा कह लीजिए या हमारे जो मौलाना हैं, उन्होंने ये तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है और ये सेकुलर है। सेकुलरिज्म के नाम पर सपा बसपा कांग्रेस ने मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया, दिया कुछ नहीं। और वही डर दिखाकर कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है, यही डर दिखाकर वो वोट लेते रहे, हमारे वोट बैंक का इस्तेमाल करते रहे और हिस्सेदारी के नाम पे उन्होंने जीरो रखा और ये सोचा कि ये डरे हुए और दबे कुचले लोग हैं, ये डर में हमारे साथ रहेंगे, इनको कहीं जाना नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी जा नहीं सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बोलने के बाद जो पसमानदा समाज था वो मैन मीडिया स्ट्रीम में आ गया और तब से जो है पसमानदा समाज अपने आप को महसूस कर रहा है कि हमें उम्मीद है पूरी कि देश के प्रधानमंत्री हमारे बारे में बोले हैं तो निश्चित। हालांकि इसकी नींव बहुत पहले ही खुद मुस्लिम समाज के लोगों ने ही रखी थी। चलिए अब आपको सदियों पीछे ले चलते हैं। साल 1857 के बाद भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटेन सरकार के हाथ में आ गई। यहीं से भारत में पुनर्जागरण का काल शुरू होता है। तब ब्रिटिश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना जैसे क्षेत्रों में सुधारवादी कदम उठा रही थी। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में ही सुधारवादी कार्यक्रम शुरू हो चुके थे, लेकिन इन बदलावों से अशराफ वर्ग को अपनी जमी जमाई प्रभुसत्ता पर खतरा महसूस हुआ, जिसके बाद अशराफ वर्ग ने अपनी सत्ता और वर्चस्व को बचाने के लिए अपना पुराना आजमाया हुआ और कारगर साधन धर्म के जिन्न को बाहर निकाला। अशराफ वर्ग ने इस्लाम, मुस्लिम सभ्यता और मुसलमानों को बचाने के नाम पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार जैसे मोर्चे पर विकल्प देना शुरू किया, जिसमें मदरसा शिक्षा, जो केवल नमाज, रोजा, वजू जैसे शुद्ध धार्मिक क्रियाकलापों और कुरान का लिपि पाठ तक ही सीमित था, उसे दीनी तालीम यानी धार्मिक शिक्षा का नाम दिया गया, जो आधुनिक शिक्षा के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया। और आधुनिक शिक्षा, साहित्य और विज्ञान को इस्लाम विरोधी बताकर प्रबल विरोध किया गया। वो अलग बात है कि अशराफ वर्ग ने अपनी नई पीढ़ी को विदेश भेजकर आधुनिक शिक्षा से परिचित कराया। यही नीति स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार के मोर्चे पर भी लागू की गई।
जिसकी चपेट में सबसे ज्यादा वे लोग आए जिन्होंने किन्हीं कारणों से खुद ही मुस्लिम धर्म को अपनाया था, क्योंकि उन्हें कभी भी सत्ता और शासन के पास रहने ही नहीं दिया गया। आप हम उन्हीं को देशज पसमानदा मुस्लिम के नाम से जानते हैं। हालांकि तुगलक काल में एक दो उदाहरण ऐसे मिलते हैं जहां पसमानदा को उनकी योग्यता के आधार पर इक्का दुक्का राजनीतिक पद तो मिले, लेकिन वो भी भारी विरोध और षड्यंत्र का शिकार रहे। समय का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अशराफ द्वारा पोषित मुस्लिम राष्ट्रवाद तेजी से पनपता रहा। उधर अन्य दूसरे धर्मों के मानने वालों पर भी इन सुधारवादी कार्यक्रमों का प्रभाव दिखने लगा, लेकिन दलितों पिछड़ों में इस चेतना का संचार पसमानदा की अपेक्षा ज्यादा तेज गति से हुआ। इसी दौरान अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना की। इधर अशराफ मुस्लिम भी ये बात समझ गया था कि अंग्रेज बड़ी ताकत है और इनसे लड़ने की बजाय दोस्ती कर अपना स्वार्थ आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। लिहाजा ये वर्ग भी कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुआ। चूंकि अशराफ शासक वर्ग था, इसलिए कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार दोनों ने उसे ज्यादा से ज्यादा जगह दिया। हालांकि बीतते समय के साथ ये जगह भी उसे कम लगने लगी। तभी उदय हुआ मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग के नामकरण में भी अशराफ ने अपनी उसी पुरानी सफल नीति धर्म और धार्मिक एकता का प्रयोग किया और सिर्फ मुस्लिम शासक वर्ग, राजा, नवाब, जमींदार आदि के हितों की बात करने वाली संस्था का नाम अशराफ लीग न रखकर मुस्लिम लीग रखा, ताकि सारे मुस्लिमों पसमानदा सहित की संख्या उनकी गुर्बत को सामने रखकर ब्रिटिश सरकार से ज्यादा फायदा लिया जा सके। एक तरफ जहां अशराफ वर्ग की धौंस लगातार बढ़ती जा रही थी, तो वहीं इसी वक्त में इसके विरोध में भी कई मुस्लिम संगठन खड़े होने लगे, क्योंकि कुछ लोग ये बात समझ चुके थे कि स्वार्थ के आधार पर मुस्लिमों का बंटवारा हो रहा है। तभी शुरू हुआ पसमानदा आंदोलन। इसे भी समझना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको अशराफ बनाम पसमानदा की पूरी कहानी समझ में आएगी। पसमानदा आंदोलन का इतिहास बाबा कबीर से शुरू होता है। बाबा कबीर वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुसलमानों में व्याप्त जातिवाद, ऊंच नीच के खिलाफ आवाज उठाई और निडर होकर अशराफ उलेमा की आलोचना की। लेकिन बाबा कबीर की आवाज और आंदोलन को बंद करने के लिए उनके धार्मिक हैसियत को खत्म कर दिया गया। अशराफ उलेमा ने उनको कुफ्र का फतवा दिया, फिर कहा कि वो तो मुसलमान ही नहीं। ऐसा करके अशराफ ने बाबा कबीर को मुस्लिम समाज के घेरे से बाहर करने की कोशिश की, ताकि पसमानदा मुसलमानों पर उनकी बात का असर न हो और इस्लाम या मुसलमान में जाति व्यवस्था जस की तस बनी रहे, ताकि खुद से यानी स्वघोषित विदेशी अशराफ के वर्चस्व पर कोई आंच न आए। काफी सालों बाद बाबा कबीर की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो जमियतुल मोमिनी या मोमिन कॉन्फ्रेंस से जाना जाता है, उसकी स्थापना की, जो भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका और बर्मा तक फैला हुआ था। आसिम बिहारी से पहले बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में फराइजी आंदोलन उभरकर सामने आता है। फराइजी कामगार जातियों और किसानों का आंदोलन था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समाज के निचले तबके के करीब सभी कामगार जातियों के लोग शामिल थे। पंजाब, जो अब पाकिस्तान है, उसके इलाके में अगरा सौतरा ने 1905 से 2006 में मुस्लिम समाज से जातीय खत्म करने की आवाज बुलंद की थी। फैजुद्दीन अहमद ने असफ की बराक घाटी के पीड़ित पसमानदा मुसलमानों की मुक्ति के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। पसमानदा आंदोलन के समय ऐसी कई आवाजें उठी और दबा भी दी गईं। हालांकि अशराफ को लेकर कई तरह की पत्रिकाएं वगैरह भी निकाली जाती थी, पर इनका कोई असर दिखा नहीं है। लेकिन आसिम बिहारी पहले वो शख्स थे जिनके आंदोलन ने अपनी छाप भी छोड़ी। आसिम बिहारी ने शिक्षा को बाकायदा एक पंचवर्षीय योजना बनाकर लागू किया। पसमानदा मुस्लिम महिलाओं के लिए स्कूल खुलवाए, जातिवाद पर व्यक्तिगत और सांगठनिक रूप में चोट किया, मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ दीवार बनकर खड़े हुए और भारत विभाजन के सबसे पुरजोर विरोधी रहे। उस समय अन्य पसमानदा जातियों के संगठन भी सक्रिय थे, जिनमें अब्दुस्मद और अब्दुल लतीफ के नेतृत्व वाली जमियतुल राइन, भैयाजी रशीदुद्दीन के नेतृत्व वाली जमियतुल कुरैश आदि संगठन थे। आसिम बिहारी ने उस समय के सभी छोटे बड़े पसमानदा जातियों के संगठनों के अस्तित्व को वैधता दी थी और बोर्ड ऑफ मुस्लिम वोकेशनल एंड इंडस्ट्री क्लासेस के स्थापना करके एक संयुक्त आंदोलन का रूप दिया। लेकिन आसिम बिहारी का जो संघर्ष था वो अपने आप में एक अनूठा और अनोखा संघर्ष। यही नहीं, वो अपने आप को राजनीति से दूर रखते थे। तो आसिम बिहारी ने एक बहुत ही अमिट छाप छोड़ी है। एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम उनकी चर्चा उस तरह से नहीं करते जिस तरह से हम अन्य समाज के उत्थान के लिए काम करने वाले लोगों करते हैं।
असीम बिहारी शुरू में संगठन को मुख्यधारा की राजनीति में हिस्सा लेने से दूर रखना चाहते थे और संगठन के सामाजिक स्वरूप को ही आगे बढ़ाना चाहते थे ताकि समाज की जागरूकता का कार्यक्रम बिना किसी अड़चन के सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन कार्यकर्ताओं के दबाव और परिस्थितियों की विवशता के कारण उन्होंने पसमानदा जातियों का एक संयुक्त राजनीतिक दल मुस्लिम फेडरेशन का प्रस्ताव इस शर्त के साथ माना कि मूल संगठन का सामाजिक आंदोलन प्रभावित न हो। देश की आजादी के पहले होने वाले दोनों चुनावों में हिस्सा लिया और अप्रत्याशित सफलता भी प्राप्त की, लेकिन इसके बावजूद भी संगठन के सामाजिक स्वरूप को ही वरीयता देते रहे। पर आसिम बिहारी की मृत्यु के बाद मोमिन कॉन्फ्रेंस के सामाजिक ढांचे को जबरदस्त चोट पहुंची। जिस पसमानदा आंदोलन को आसिम बिहारी ने अपने खून पसीने से सींचा था, वो कुछ लोगों की गलत नीतियों स्वार्थ का शिकार हो गया। संगठन से जुड़े लोग सत्ताधारी कांग्रेस से गठबंधन बनाकर सत्ता में तो हिस्सेदार हो गए और एक वैभवशाली पसमानदा आंदोलन बुनकरों का कमजोर राजनीतिक आंदोलन बनकर दिल्ली और बिहार के कमरे तक सिमट गया। और यही हाल वर्तमान की सियासत में वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी हो रहा है। कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी इस बात को बखूबी समझ भी रहे हैं। वक्फ संशोधन के ऊपर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, तो उनसे मुसलमान एक ही सवाल करें कि आपके बच्चे तो इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, वो आंदोलन का हिस्सा क्यों नहीं? आप वो भी आंदोलन कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में आपको अधिकार है, अपनी बात कह सकते हैं, मगर आप उसका वायलेंस का सहारा लें और गरीब लोगों को लाके खड़ा कर दें कि तुम्हारी मस्जिदों पर कब्जे किए जा रहे हैं, तुम्हारी दरगाहों पर कब्जे किए जाएंगे, तुम्हारे कब्रिस्तानों पर कब्जे किए जाएंगे। ये निराधार प्रचार गलत है। सियासत और स्वार्थ के ही चलते मुस्लिम लीग शुरू से सांप्रदायिक आधार पर भारतीय समाज के बंटवारे के पक्षधर में रही, जो आगे चलकर देश के बंटवारे के रूप में पूरा भी होता है। हालांकि अशराफ मुसलमानों के नेतृत्व में मुस्लिम लीग को मुसलमानों के प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा, पर कुछ अशराफ और अशराफी संगठन भी मुस्लिम लीग के दो राष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे। लेकिन मुस्लिम लीग का सबसे प्रबल विरोध आसिम बिहारी की मोमिन कॉन्फ्रेंस ने सांगठनिक रूप से किया था। पत्र और पत्रिकाओं से भी मुस्लिम लीग के राष्ट्र विरोधी चरित्र को उजागर किया जा रहा था। मोमिन गैजेट में मौलाना अबू उमर भागलपुरी ने 1937 में मुस्लिम लीग के चरित्र को परिभाषित करते हुए लिखा, लीग एक ऐसा बलिग्रह है जहां हवस और स्वार्थ पर गरीबों की बलि दी जाती है। लीग संगे तराजू है जो सौदे के वक्त किसी पलड़े पर झुक पड़ेगी। लीग एक सियासी डिक्शनरी है जिसमें हर किस्म के कमजोर शब्दों का भंडार है। लीग एक कवि है जो आकाओं की प्रशंसा में सुंदर प्रशंसा गीत गा सकता है। लीग पूंजीवादी और उच्च वर्ग का स्टेज है जहां स्वार्थ और नफ्स परस्ती पर बहस होती है। लीग संपन्न वर्ग और राजतंत्र का अनुवादक है जिनकी एकता से देश की गुलामी में तरक्की होती है। लीग एक ऐसी अभिनेत्री है जो अनुभवहीन दर्शकों के दिलों को अपनी तरफ खींच सकती है। लीग आजादी और गुलामी का च्यवनप्राश है जो पूंजीपतियों के दिलों को ताकत पहुंचाकर हवस और स्वार्थ की भूख पैदा कर सकती है। मुस्लिम लीग के जो देश के बंटवारे की जो मुहिम थी, पाकिस्तान तहरीक थी, उसका सबसे प्रबल विरोध आसिम बिहारी के नेतृत्व में मोमिन कॉन्फ्रेंस या उसी को जमातुल मोमिनीन कहते हैं, उनके नेतृत्व में तमाम पसमानदा संगठन उसका विरोध कर रहे थे। अब आप खुद सोच सकते हैं कि उस वक्त क्या माहौल रहा होगा कि ये लाइनें किसी पत्रिका के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। हालात ये थे कि मुस्लिम लीग पसमानदा मुसलमानों की तरफ उनकी जाति का नाम बताए जाने पर क्रोधित तक हो जाती थी, पर फिर भी मोमिन ने इनका विरोध नहीं छोड़ा। जब 30 मार्च 1940 को लाहौर में हुए अपने अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित कर दिया, तब इसके विरोध में सबसे संगठित, तार्किक, सदा और गरजदार आवाज मोमिन कॉन्फ्रेंस ने अपने पटना में हुए अधिवेशन में उठाया। फिर दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया जिसमें करीब 40,000 पसमानदा मुसलमानों ने भाग लेकर देश के बंटवारे का विरोध किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग इस्लाम पर खतरा बताते हुए दूसरे राष्ट्र की मांग कर रही थी। मोमिन कॉन्फ्रेंस का ये तर्क था कि मुस्लिम लीग का ये कहना है कि इस्लाम खतरे में है सिर्फ बहकाने की एक चाल भर है, जैसा कि नजीमुद्दीन इलाहाबादी ने पटना की एक मीटिंग में कहा था कि मुस्लिम लीग की लीडरशिप खतरे में है, ना कि इस्लाम खतरे में है। अब्दुल कय्यूम अंसारी के अनुसार पाकिस्तान योजना इस्लाम की सच्ची अवधारणा के विपरीत थी। आसिम बिहारी के अनुसार पसमानदा मुसलमानों को किसी भी प्रकार का धार्मिक, भाषाई या सांस्कृतिक डर नहीं है। वे जहां रहते हैं वही स्थान उनके लिए पवित्र है। पाकिस्तान यानी पाक पवित्र स्थान है।
पटना सिटी में अखिल भारतीय मोमिन युवा सम्मेलन में मोहम्मद नूर ने पाकिस्तान योजना को गैर इस्लामिक, अप्राकृतिक, देशभक्ति रहित और बिल्कुल अव्यवहारिक बताया था। देश में रहने वाले समुदाय एक दूसरे से मिले जुले अस्तित्व में रहते हैं, इसीलिए उनका मत था कि भारत के विभाजन की बात करना बेतुका है। यानी यहाँ से एक और बात साफ होती है कि देश के बंटवारे की नींव भी जातिगत भ्रम फैलाकर की गई थी, जबकि जो इतिहास कहता है उसके अनुसार किसी को कोई डर था ही नहीं। पसमानदा समाज खुलकर इसका विरोध कर रहा था। मौलाना अतीकुर रहमान आरवी ने मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्र सिद्धांत के विरोध में हिंदू और पसमानदा एकता को मजबूत करने के लिए अपने दोनों बेटों का नाम मोहनलाल और सोहनलाल रख दिया था। ये वही मौलाना अतीकुर रहमान है जिन्हें विदेशी अशराफ ने जातिवादी, अपमानजनक डोंगवा मौलाना नाम से मशहूर किया था, क्योंकि उन्होंने ऊंच नीच का विरोध करते हुए एक डोम के हाथ से पानी पिया था और इन सबके बीच अशरफा और पसमानदा के बीच खाई बनती गई, जिसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार मानी जाती है। कांग्रेस पार्टी के पसमानदा नेता हाफिज जफर हुसैन ने स्थानीय निकाय चुनावों में कहा था कि केवल अमीर मुस्लिम ही चुनाव जीत पाते हैं, जो अपने सहधर्मी गरीब मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं, जिस पर मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनिस, जिन्हें इमारते शरिया और जमीयतुल उलेमा का समर्थन था, पलटवार किया और कहा कि मुस्लिम समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग जैसी कोई चीज नहीं होती, सारे मुसलमान बराबर हैं। ये कांग्रेस सरकार है जो व्यवस्थित रूप से एक काल्पनिक विभाजन को वर्णन कर मुस्लिम समाज में जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। हालांकि पसमानदा के साथ हुए भेदभाव के लिए मुस्लिम नेता ही मुख्य तौर पर जिम्मेदार माने जाते हैं। दिल्ली में 26 अप्रैल 1943 में हुए मोमिन कॉन्फ्रेंस के वर्किंग कमेटी मीटिंग में संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद जहीरुद्दीन एडवोकेट ने मोमिन कॉन्फ्रेंस को गरीब, पीड़ित और पसमानदा तबके के देशभक्ति की बेपनाह भावना का प्रतिबिंब, सांगठनिक प्रयास का प्रतीक और भारतीय मुसलमानों के वैभवशाली राजनीतिक क्रांति का सबूत बताते हुए मुस्लिम लीग पर तीखा प्रहार किया था। मोहम्मद जहीरुद्दीन ने कहा था कि राजनीति में फर्जी और झूठी मजहबी एकता के नाम पर पसमानदा मुसलमानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सियासी अनाथों जैसा बर्ताव और खिलौने की तरह सत्ता के अधीन रखने की धोखेबाज सियासत हो रही है। उन्होंने जातिवाद विचारधारा से ग्रसित मुस्लिम लीडरशिप को भी लताड़ा था। इतिहास को टटोलने पर यह पता चलता है कि मोमिन कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस पार्टी से बराबर मांग की थी कि जब भी मुसलमानों से संबंधित कोई फैसला हो तो मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी ने आरा, बिहार से 9 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम भेजकर कहा, मोमिन कॉन्फ्रेंस अखबारों में प्रकाशित कांग्रेस लीग समझौता संबंधी खबरों के खिलाफ चेतावनी देती है। मोमिन कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग को अपना नेतृत्व की मान्यता नहीं देता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 13 अक्टूबर 1939 को इस पर जवाब देते हुए लिखा था कि किसी समझौते का प्रस्ताव नहीं है, इसीलिए इसका सवाल नहीं उठता। इसके बावजूद गांधी जी मुस्लिम लीग को मुसलमानों का सबसे शक्तिशाली संगठन और जिन्ना को सारे मुसलमानों की ओर से प्रतिनिधित्व मानते हुए उनसे मिले भी और बाद में हुई ऐतिहासिक कांग्रेस लीग समझौता वार्ता में मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधियों को आमंत्रित तक नहीं किया। लिहाजा माना जाता है कि मोमिन कॉन्फ्रेंस की मांगों को ठुकराना मुस्लिम लीग को राजनीतिक क्षितिज पर एक सांप्रदायिक संगठन के रूप में उभरने का मौका दिया, जो देश की एकता के लिए घातक साबित हुआ। इन्हीं संघर्षों के बीच 1946 का चुनाव आता है, जो पृथक निर्वाचन के आधार पर होता है, जिसमें आसिम बिहारी के नेतृत्व में मोमिन कॉन्फ्रेंस ने सर्वसम्मति से कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उस समय के चुनाव में आज की तरह वयस्क मताधिकार नहीं था, बल्कि शिक्षित यानी किसी राज्य में 8वीं पास तो किसी राज्य में हाई स्कूल पास, वार्षिक टैक्स यानी किसी राज्य में 50 रुपए तो किसी राज्य में 60 रुपए और किसी में 150 रुपए और ₹1.25 चौकीदारी टैक्स अदा करने वालों के पास ही वोट देने के अधिकार था। इस तरह देश की कुल आबादी का केवल 13.4% भाग ही वोटर था। बिहार राज्य में ये संख्या मात्र 7.8% के आसपास थी। इस तरह देशज पसमानदा समाज के पास अपने प्रतिद्वंदी अशराफ की अपेक्षा चुनाव लड़ने वाले और वोट देने वालों की संख्या बहुत कम थी। लिहाजा इस चुनाव में अन्य पसमानदा जातिगत संगठनों ने पूरी तरह मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये चुनाव भयावह सांप्रदायिक दंगे के बाद का था, जिसका सीधा फायदा मुस्लिम लीग को हुआ। चुनाव के दौरान मुस्लिम लीग ने पसमानदा समाज को अपने पक्ष में भ्रमित करने के लिए 12 पन्ने का एक बुकलेट निकाला था, जिसमें प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार थे।
मुस्लिम लीग से अलग होना मोमिन आंदोलन की मजहब और दुनिया दोनों बर्बाद कर देगा। कांग्रेसी टोलियां हिंदू रामराज्य के लिए काम कर रही हैं, जिसमें सबसे पहले देहात के पसमानदा मुसलमानों की शुद्धि की जाएगी। आपका पेशा बर्बाद हो जाएगा। 10 करोड़ मुसलमानों की पंचायत मुस्लिम लीग है और मुस्लिम लीग का समर्थन करना आपका धार्मिक कर्तव्य है। सवाल शेख, मोमिन, राइन आदि जाति का नहीं, बल्कि इस्लाम की जिंदगी और मौत का है। भाइयों उठो, मुस्लिम लीग का समर्थन करो और अपने पूर्वजों अंसारे मदीना की सुन्नत जिंदा कीजिए। उन्होंने दुनिया में पहला पाकिस्तान कायम किया और आप दूसरा पाकिस्तान कायम करें। हालांकि इस चुनाव में मुस्लिम लीग के विरोध वाली अन्य अशराफ पार्टियों का सूपड़ा साफ हो गया, यानी लगभग पूरे अशराफ वर्ग ने मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया। लेकिन हैरानी तब हुई जब अशराफ को कांग्रेस ने उसकी संख्या के अनुपात से कहीं ज्यादा भागीदारी सरकार में दे दी, वो भी जिसने पाकिस्तान के समर्थन में वोट किया। वो तो भला हो सरदार पटेल का, जिनके प्रयास से बिहार राज्य में अब्दुल कयूम अंसारी कैबिनेट मंत्री और मोहम्मद नूर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए। हालांकि ये पसमानदा की आबादी के हिसाब से कम प्रतिनिधित्व था, लेकिन फिर भी ये एक सार्थक पहल थी। अब आप खुद सोचिए और तय करिए कि पसमानदा मुसलमानों का स्वार्थीकरण हुआ या राजनीतिकरण, और अभी यही पसमानदा मुसलमान दूसरे मुसलमानों से पिछड़े क्यों हैं। तो देखा आपने कि आने वाले समय में वक्फ कानून को लेकर और इसके साथ पसमानदा समाज में कितने बड़े बदलाव आएंगे। सिर्फ पसमानदा समाज नहीं, पूरे मुस्लिम समाज में बड़े बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि बात अब पारदर्शिता की है। बात उस वक्फ बोर्ड में जो भ्रष्टाचार कभी हुआ करता था, अब वहां पर सुधार की है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।